तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी, कह सकते हैं एक पहेली की, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का संतुलन। देखिए, ये समझना कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम आखिर चलता कैसे है, ये हमारे देश के गवर्नेंस को समझने की चाबी है। और हाँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए तो ये जानना बेहद जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि एक देश लेकिन सरकारें इतनी सारी। भारत जैसे विशाल और विविध देश में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का ये नाजुक संतुलन आखिर बनता कैसे है? आइए इसी दिलचस्प बैलेंसिंग एक्ट को समझते हैं। इस संतुलन को समझने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है क्वाजी फेडरल, यानी अर्धसंघीय। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे संविधान ने शक्तियों का बंटवारा तो किया है, लेकिन साथ ही देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखते हुए केंद्र सरकार को थोड़ा ज्यादा मजबूत बनाया है। आज की हमारी चर्चा में हम इन मुद्दों पर गौर करेंगे। शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ है, प्रशासन और फिनेंसेस कैसे चलते हैं, सहयोग और संघर्ष के क्या मायने हैं, इमरजेंसी के वक्त केंद्र की क्या भूमिका होती है, और आखिर में संघवाद का भविष्य कैसा दिखता है। तो हमारा पहला पड़ाव है शक्तियों का विभाजन। चलिए देखते हैं कि हमारे संविधान की रूल बुक कानून बनाने की शक्ति को केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बांटती है। यही तो हमारे संघीय ढांचे की नींव है। तो होता क्या है, हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ना, वो शक्तियों को 3 लिस्ट्स में बांट देती है। पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें 100 विषय हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, बैंकिंग, मतलब वो सब जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं। इस पर कानून कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। फिर आती है स्टेट लिस्ट। इसमें है 61 विषय, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब राज्यों के मामले हैं। और आखिर में है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें 52 विषय हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, जिस पर मजे की बात यह है कि पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेज है। सोचिए, अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर, मान लीजिए शिक्षा पर, केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव हो जाए तो तब क्या होगा? आर्टिकल 254 साफ कहता है कि हमेशा केंद्र का कानून ही माना जाएगा। ये बात फिर से दिखाती है कि हमारा झुकाव केंद्र की तरफ क्यों है। अच्छा, कानून बना देना तो एक बात है, पर उन्हें लागू भी तो करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मामलों में केंद्र और राज्यों के बीच ये पार्टनरशिप आखिर काम कैसे करती है। प्रशासन के मैदान में भी संविधान ने एक बिल्कुल साफ व्यवस्था बना रखी है। राज्यों के लिए ये जरूरी है कि वो केंद्रीय कानूनों का पालन करें। इतना ही नहीं, केंद्र नेशनल इंपॉर्टेंस के मामलों पर राज्यों को निर्देश भी दे सकता है। और हाँ, केंद्र की तरफ से नियुक्त गवर्नर केंद्र और राज्य के बीच एक बहुत ही अहम पुल का काम करते हैं। पैसा किसी भी सरकार के लिए ऑक्सीजन की तरह है ना? हमारे संघीय ढांचे में फाइनेंशियल रिलेशंस भी उतनी ही जरूरी हैं। टैक्स लगाने की शक्तियां बटी हुई हैं, और आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में रेवेन्यू के बंटवारे की सिफारिश करता है। और हाल के दिनों में जीएसटी काउंसिल तो केंद्र राज्य के फाइनेंशियल कोऑपरेशन का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरी है। अब देखिए, जब इतनी सारी सरकारें एक साथ काम करती हैं तो कॉपरेशन तो होता ही है, पर कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस रिश्ते को मैनेज करने और विवादों को सुलझाने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है? और इसका जवाब है, हमारे पास मौजूद कुछ संस्थाएं। संविधान ने आर्टिकल 263 के तहत इंटरस्टेट काउंसिल की व्यवस्था की है। इसके अलावा राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए जोनल काउंसिल्स भी बनाई गई हैं। इन मंचों का काम ही यही है कि सब मिलकर बैठें, बातचीत करें और अगर कोई मतभेद है तो उसे सुलझाएं। अब बात करते हैं उन खास परिस्थितियों की जब ये संघीय संतुलन पूरी तरह से बदल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपातकाल यानी इमरजेंसी की। संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र है। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जान लीजिए, इमरजेंसी के दौरान भारत का संघीय ढांचा एक तरह से एकात्मक यानी यूनिटरी हो जाता है। सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। ये हमारे संविधान के लचीलेपन को दिखाता है कि कैसे वो देश की सुरक्षा के लिए अपना रूप बदल सकता है। और अब आखिर में आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में संघवाद का क्या स्वरूप है और भविष्य में ये कैसा हो सकता है।
आज हम दो मॉडल्स की बहुत बात करते हैं। पहला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सहकारी संघवाद। इसमें केंद्र और राज्य एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। जीएसटी काउंसिल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा है कम्पेटिटिव फेडरलिज्म, यानी प्रतिस्पर्धी संघवाद। इसमें राज्य बेहतर परफॉर्मेंस देने और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, जैसा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में देखते हैं। ये जो कथन है, ये भारतीय संघवाद की भावना को बहुत खूबसूरती से बताता है। भारत बेशक राज्यों का एक संघ है, लेकिन इसकी असली आत्मा और ताकत आपसी सहयोग में ही है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच एक सही संतुलन बनाते हुए भारत के संघवाद का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में भारत की दिशा तय करेगा।